अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोज की जिंदगी में एक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है और इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं और इनके बारे में हम लोग अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है और इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। और अध्याय 5 में हम लोगों ने पढ़ा ही है कि लोहे का जो फाल रहता है उसके इस्तेमाल से ही कृषि का उत्पादन बढ़ जाता है और उस वक्त भी बढ़ गया था। आगे देखते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। अभी समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके जो राज्य रहते थे उनका बने रहना बहुत ही मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई यानी कि हम लोगों ने जो अध्याय 5 में पढ़ा है उसके जो कदम थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अभी उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई है और इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अभी गांवों में कौन रहते थे? अभी इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला और साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ैसियार और अधिमई कहलाते थे। देश का जो उत्तरी हिस्से का जो भाग था वहां पे गांव का प्रधान व्यक्ति एक ग्राम सेवक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे और यानी कि क्या रहता था कि यह पद अनुवंशिक था और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था और साधारण हम लोग अगर देखेंगे तो इनकी जमीन पर उनके दास और मजदूर काम किया करते थे और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देता था कि आप लोग ही जाके जो भी कर है वो वसूल करके आना है। अभी जो ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे और ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और इनमें दास, कर्मकार ऐसे आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर मतलब दूसरे जो जमीन है उनके ऊपर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी यानी कि उसकी रोजगारी उसके ऊपर थी। अधिकांश गांव अगर हम लोग देखेंगे तो लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी वहां पे होते थे। अभी नगर क्या कहती है कहानियां, यात्रा, विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। अभी हम लोगों ने जातकों के बारे में सुना है। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित है, प्रसिद्ध है, सबको पता है। जातक कथाएं हम लोग राजा की, प्रधान की जो सुनते हैं वो हम लोग सभी जन सुनते ही है। वो कहानियां अभी बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया जहां तक जातक कथा दी गई है।
जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। अभी प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हम लोग कुछ अन्य स्तोत्रों से भी पता हमें चल सकता है कि शहरों में या गांवों में या तो फिर जंगलों के जीवन से जो जुड़ी घटनाएं रहती है, वो घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। अभी इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों द्वारा सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अभी आगे बढ़ते हैं। सिक्के सिक्के के बारे में हम लोग देखते हैं कि पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले, क्योंकि जब खनन हुआ तो बहुत सारे सिक्कों का एक खंडा भी मिल गए थे, बहुत सारे ऐसे मिले थे, तो उसमें सिक्के रहते थे। तो ये एक नमूना इधर दिया गया है कि सबसे पुराने अहद सिक्के थे जो करीब करीब 500 साल चले, और इसका चित्र नीचे दिया गया है कि चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। बराबर, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत लोहे के औजार और खेती, उनके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो आप लोगों को लिखना है बच्चों अपने नोटबुक में यानी कॉपी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।